हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मीडिया पर सख्ती के कदम उठाए जा। जो भी इस सरकार को कहीं क्रिटिसाइज करेगा, सवाल पूछेगा, किसी का भी नंबर आ सकता है। अभी न्यूज क्लिक जो यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपके सामने वो खबरें आ चुकी होंगी। इस वक्त किस तरह से हालात बन रहे हैं, गोदी मीडिया का क्या हाल हुआ है। गोदी मीडिया के नाकाम होने के बाद अब मोदी जी खुद यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं और क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हालात हैं, मीडिया को किन हालात से गुजरना पड़ रहा है, जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं उनका क्या हाल है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो एक बहुत लंबे अरसे से कई देश विदेश के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर चुके हैं और आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के भी। बहुत लंबे अरसे से हम उनको दिल्ली में देखते हैं, बहुत ही मजबूती से अपनी पत्रकारिता करते हैं। तजुर्बा इतना हो चुका है कि हम आज उनसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो कुछ मीडिया का हाल है वो, और जो कुछ इंदिरा गांधी के जमाने में, इमरजेंसी के जमाने में हुआ, वो भी हम कंपैरेटिव भी समझना चाहेंगे और मौजूदा हालात भी जानेंगे। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने जब ये खबर आई कि न्यूज क्लिक के ऑफिसेज पर छापा मारा गया है, आपका पहला रिएक्शन क्या था? आप उसे कैसे समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या है जो कुछ हो रहा है, क्या है जो पर्दे के पीछे होने के इम्कान है, जो कुछ आप समझ रहे हो वो बताइए। क्योंकि आम आदमी खबरों पर, अखबार पर खबर सुनकर के, पुलिस का स्टेटमेंट सुनकर के, देख करके उसे यकीन आ जाता है किसी हद तक। आपको यकीन आया या नहीं? आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है इसके बाद? हालांकि प्रवीण प्रकाश्ता का अरेस्ट हम लोग तकरीबन 1 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब उसके ऊपर पहला छापा मारा गया था, मगर वो बात टल गई थी। पुलिस इनके बहुत खिलाफ है, सरकार इनके बहुत खिलाफ है। ये सरकार को और पुलिस को काफ़ी परेशान करते हैं अपनी सच्चाई से, अपनी खबरों से और अपनी बहादुरी से। मगर तब भी जब खबर आई, और उसके साथ ही खबर आई कि शायद 95 या 96 जगह छापा पड़े हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो कभी कभार न्यूज़ क्लिक पे आते थे, और शायद पता नहीं उनमें से कुछ आपके चैनल पे भी शायद कभी आए होंगे, हर चैनल पे आते रहते थे, वो भी उनके घरों पर भी छापे पड़ रहे हैं। और जो महिलाएं हैं उनको उनके घर पर ही उनका इंटरोगेशन हो रहा है, और जो पुरुष हैं उनको पुलिस अपने स्पेशल सेल में ले गई है, जो हैबिटेट सेंटर के पीछे है, लोधी एस्टेट में। सुनते ही परिवार के लोग हैं, पत्नी है, वो भी हमारी तरह बुजुर्ग है, 75 साल की है, थोड़ा तो घबराते हैं ना। हमारे दोस्त जा रहे हैं, एक के बाद एक छापे पड़ रहे हैं, कब हमारे घर पर भी पड़ सकता है। हम भी पुराने पत्रकार हैं, हमारी बेटी भी पत्रकार है, तो पहला तो सिरन हो जाती है कि क्या हो रहा है। फिर याद आता है कि हम कोई चोर उचक्के नहीं है, पत्रकार है। और फिर हौसला बुलंद हो जाता है परिवार का भी, क्योंकि उन्होंने देखा है कई दशकों से कि जब भोपाल गैस होती है, लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, तब हम गैस में जाते हैं। लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, लोग भाग रहे होते हैं, हम लड़ाई में जाते हैं, दंगों में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, सब जगह जाते हैं जब वहाँ पे लोगों पे मुसीबत आती है। अभी मणिपुर गया था, महलू गया था, तो फिर जब ये बातें याद आती हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं, हम पत्रकार हैं और इसका देखते हैं क्या हो रहा है, क्या डिटेल्स है, कैसे हम मुकाबला करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपके साथ भी पहली बात इसी से शुरू करता हूँ कि मैं प्रकाश्ता के साथ सॉलिडारिटी रखता हूँ, न्यूज़ क्लिक के साथ रखता हूँ, आपके साथ सॉलिडारिटी रखता हूँ, और उन सारी जमातों के जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ सॉलिडारिटी रखता हूँ, जो वो उस छोटे से बबल में काम कर रहे हैं जो मोदी ने अब तक छोड़ा है। 75% से ज़्यादा मीडिया
मोदी के क्रोनी कैपिटलिस्ट अदानी और अंबानी के पास है। उसके बाद जो बचता है उसमें भी टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, ये चैनल जो है ये गोदी मीडिया में आ गए हैं। तो जो छोटा सा बचता है, एनडीटीवी बचता था, वो भी खरीद लिया गया। अब बचे आप यूट्यूबर्स और न्यूज क्लिक जैसे और जो दूसरे, वो भी यूट्यूबर्स ही कहा जाएगा, वो बड़े उसमें वायर में आपका शेयरदार थोड़ा छोटा होगा, कोई खास फर्क नहीं है। तो आप जैसे यूट्यूबर्स को ही सिर्फ जी सक रहे हैं, आज सांस ले सक रहे हैं, सच का साथ दे पा रहे हैं। बहुत छोटा सा बबल है और इसके ऊपर अटैक का मतलब है कि मोदी किसी को जिंदा नहीं छोड़ने मांगते, किसी भी पत्रकार की आवाज को गला घोटने के ऊपर तैयार है, किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी फेसबुक वॉरियर की। जो बोलेगा, जो कलम इस्तेमाल करेगा, जो गला आके कैमरा इस्तेमाल करेगा, उसके पीछे इनकी पुलिस है, ईडी है, और भी बहुत है जिनका हमको पता भी नहीं है। सीक्रेट सर्विसेज है। अब तो आप समझ सकते हैं, आप हिंदुस्तान का हाथ काफी दूर तक जाता है, कानून का ना जाता हो मगर दूसरे हाथ काफी दूर तक चले जाते हैं। तो हमारे ऊपर भी ये कहा जाता है एक तरीके से कि थोड़ा संभलना है, चाल तो वही रहेगी, थोड़ा संभल कर आगे पीछे देखिए, अंधेरे में ना जाना है, कमरे में जब तक पीछे का रास्ता या खिड़की ना खोली हो नहीं जाना है। ये जो प्रिकॉशंस हैं वो ली जाएंगी, मगर खुलेआम जैसे प्रोटेस्ट है, कल हम प्रेस क्लब के प्रोटेस्ट में थे, आज भी रहेंगे प्रोटेस्ट करके, उसमें जाएंगे। कोई मेरा ख्याल है जो 200, 300, 250 दिल्ली में बहादुर पत्रकार हैं वो डरने वाले नहीं है। छोटे प्रांतों में शायद अभी भी कुछ डर पा रहे हैं, मगर उनमें भी बहुत तादाद है जो नहीं डर रहे हैं और सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकारें और जहाँ पे कांग्रेसी सरकारें भी हैं। कई मामलों में बात एक ही जैसी हो जाती है। और यहाँ पर जो आपने जो सवाल किया और जो आप प्रीफेस में बता रहे थे, इमरजेंसी से इसकी तुलना कर रहे थे आप। इमरजेंसी में पहले 2 हफ्तों में तो रहा बड़ा चौंका इमरजेंसी, कई अखबारों की बिजली चली गई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर सेंसर वाले आ गए, उनके पास आप अपना सारा मटेरियल लेके जाइए, ये छपेगा, ये नहीं छपेगा। मगर मेरा ख्याल 2 हफ्ते के बाद बात सेट हो गई थी कि पुलिस स्टेट तो बनती जा रही है, मगर ये है कि इनके पास ना तो इतने लोग हैं, ना टेक्नोलॉजी है, कदम कदम पर हमारा पीछा करें। जब ये लोगों को पता लग गया तो उसके बाद सबों ने बड़ी चैन ली और अखबारों में फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आने लगी। आपको याद है कि तुर्कमान गेट में जब गोली चली, उसकी उस दिन तो नहीं, अगले दिन सारी खबरें आ गई। बुलडोजर चले जामा मस्जिद के पास, उसी दिन खबर आ गई। और मुरादाबाद में, मेरठ में कांड हुए, उसी वक्त खबर आ गई। केरला में एक लड़के को गोली मार दी। तो एक तरीके से वो जो डर था वो खड़क चला गया। दूसरी बात थी, गांव में, स्कूलों में, ब्लॉक्स में, छोटे शहरों में वॉलपेपर्स आने लग गए अखबार के, साइक्लोस्टाइल मशीन के ऊपर आने लगी खबरें, दीवारों पर लिखे जाने लगी खबरें। तो लोगों को मुंह का रास्ता और लेखन का रास्ता फिर दोबारा मिल गया। और उसकी इमरजेंसी ज़्यादा दिन चली नहीं, 20 महीने ही सिर्फ चली, उसका भरपूर का फायदा उठाया गया। और जिस दिन इमरजेंसी उठी उसके 1 हफ्ते बाद इंदिरा गांधी हार गई और दोबारा जीती। उसमें कई पार्टीज का हाथ तक कैसे जीती। सीपीएम जो शौक से गई थी जनता पार्टी के साथ, उनको 15 दिन में पता लग गया कि ये पार्टी फासिस्टों की है। तो उन्होंने जब हटी वहां से, सोशलिस्ट हटे, तो जनता पार्टी गिर गई, इंदिरा गांधी को फिर मौका मिल गया। और उन दिनों भी दक्षिण भारत का साथ इंदिरा गांधी के साथ था, वहां पर जुल्म कम हुए थे, वहां पे इमरजेंसी फर्क किस्म की थी। तो इमरजेंसी का जो एक बात है, और मेरा ख्याल है मोदी के बारे में जो आप बात करते हैं, ये बात समझ चाहिए। इंदिरा गांधी कितनी भी डिक्टेटर रही, मगर उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू का खून था, मोतीलाल नेहरू का खून था, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के प्रति उसकी श्रद्धा बरकरार थी। हालांकि संजय गांधी ने बड़ी कोशिश की कि वो एकदम डिक्टेटर बन जाए, और इस वजह से
फौज ने कोई बगावत नहीं की, जनता चुपी हो गई थी, मगर तब भी इंदिरा गांधी ने 22 महीने में इमरजेंसी खत्म करके रख दी। मोदी जी फर्क किस्म के डिक्टेटर हैं, ये संघी है। इनकी आंख में, जैसे मैंने बताया था, उस जानवर का बाल है जो आपके चैनल पे शायद नाम लेना भी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। इनके साथ गरीब के लिए दया दृष्टि नहीं है। लड़की का गुजरात में गैंगरेप हो जाता है और उसके बलात्कारियों को कोर्ट में, कचहरी में जज से कह के उनके टर्म खत्म होने से पहले ही उनको रिहा कर दिया जाता है। अब कहा जाता है सब ठीक है। पुलिस वाला जो इनके ऐबों को जानता था वो अभी भी जेल में है। चोर बाहर है, ईमानदार पुलिस वाले जेल में है कि उन्होंने इनको सताया। और जिन इनके मंत्रियों ने इनकी खिलाफत की, किसी और ने जाके उनका खून कर दिया। मतलब ये कि मोदी जी अगर अपने मन में भी कहें कि उनका दुश्मन हट जाए तो कोई ना कोई आके उनकी मन की बात सुन लेता है, मान लेता है। अच्छा जॉन दयाल साहब, आपने दो तीन बातें कही। एक तो ये कि डराने का इंतजाम है, बहुत से पत्रकार डर गए हैं, बहुत से लोग तो गोदी मीडिया में हैं, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो वही काम कर रहे हैं जो सरकार के लिए कर रहे हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोकना मांगता हूँ। जो गोदी मीडिया में है उनका खाना पीना इसी में बता हुआ है। अगर आज उन्होंने, उनके मुंह से चू भी निकला, कल सड़क पर होंगे वो। जी जी जी। गोदी मीडिया का मतलब है मालिकों की है, जो बेचारा काम कर रहा है, नौकरी पेशा है, उसको तो 2 घंटे के नोटिस पे निकाल देते हैं। जी 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 जी। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो डर बनाने का, माहौल बनाने का जो कोशिश है, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर है। इस साइकोलॉजिकल वारफेयर में हम जैसे या जो दूसरे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, हमारी तो बहुत ही एक तरह से छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब से और इलेक्शन के बीच का जो वक्त है वो कैसे गुजरेगा, क्या होगा? आप कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं इन हालात को देखते हुए? देखिए, मैं छोटे बड़े की पहचान उनकी सर्कुलेशन से, उनकी रीच से कितनों ने देखा अगर आधे घंटे में, उससे नहीं मैं मानता। क्योंकि उसके हिसाब से तो परचून की दुकान वाला, कॉमर्शियल, सेक्स, वो तो लाखों में जाते हैं। कितना बड़ा आपका गुर्दा है, कितना बड़ा आपका दिल है, आपका कलेजा है, अंदर से कितना लोहा है आपकी बॉडी में, कितना स्टील है, वो हम जानते हैं। और वो लोग सब जिंदा हैं और जोर से कर रहे हैं, और आपको मुबारकबाद भी। और ये है कि बिल्कुल मेरा ख्याल है लोग आपके साथ हैं। तो अच्छा मगर डराने का तो इनका 24/7 काम रहता है। 24/7 न्यूज लॉन्ड्री को सताएंगे, उसके रिपोर्टर्स को अलग सताएंगे, रिपोर्टर्स के रिश्तेदारों को अलग। मतलब उसको एक तरीके से चारों तरफ से बीच लेते हैं कि ना वो भाग सके, ना वो कुछ कर सके, सिसकने लगे। बड़े बड़े जो जिनके साथ बीती है, अगर उनसे आप बात करें तो आपको समझ में आएगा। प्रवीण का पहली बार जब इसको पकड़ा था, अरेस्ट नहीं किया था, इसको इसके कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। बड़ी मुश्किल से इसकी बीवी के कहने पे इनको दवाई दी गई टाइम पर। नहीं तो ना दवाई, ना पानी, ना फोन, ना एक्सेस, ना कुछ। कमरे बंद है, इंटरोगेटर आता है, चला जाता है, कमरे बंद है, कहता आप दरवाजे के बाहर नहीं आएंगे। आप पूरे दिन अरेस्ट भी नहीं हो रहे, 6 घंटे उनके साथ ये ऐसा सताया गया। औरों को साथ भी आज पता लग रहा है किस तरीके से। और जो है जिनको अरेस्ट किया गया था, जिनका इंटरोगेशन किया गया था, उनसे किस बेवकूफ़ी के सवाल पूछ रहे थे। आप शाहीन बाग गए थे? हम भी गए थे। आप खेत किसानों के एजुटेशन में गए थे? हम भी गए थे। उसमें आप हाँ के अलावा क्या कहेंगे? आपने सुबह खाना खाया? हाँ खाया। आप तो फिर जामा मस्जिद भी गए होंगे? गए थे। अब ये बेवकूफ़ी के सवाल, क्योंकि कुछ है नहीं पूछने को। आप मोदी जी के खिलाफ है? यकीनन।
अच्छा 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 अच्छा, ये तो एक तकरीबन सेल्फ इंटरोगेशन किस्म के सवालात आप कर रहे हैं, और वाकई हम लोगों के नहीं सबके जवाब यही होंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं जो आपको सवाल मैंने किए अपने जी आप जी, से आपके चैनल पे बिल्कुल, सैटार में, हाँ वही हाँ, पूछ वही बिल्कुल पूछे गए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही सवाल थे, हाँ इसके आगे कोई सवाल नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं जो अब आगे बढ़ना चाह रहा हूं वो ये कि आपने बताया कि सिर्फ 2 हफ्ते सख्त थे शुरू में इमरजेंसी के, और इमरजेंसी की कुल जो मुद्दत थी वो 22 महीने थी, और उसके बाद वो हुकूमत हार गई, इलेक्शन हार गए। अभी हम पिछले इन 9 सालों में सिद्दीक कप्पन को देख चुके कि उसको जेल में कितने लंबे अरसे तक रखा गया, सिर्फ इसलिए कि वो अभी रिपोर्टिंग के लिए जा रहा था, तकरीबन ऐसे जैसे किसी का हाथ काट दिया जाए ये कह करके कि आप 2 घंटे के बाद किसी को थप्पड़ मारने वाले थे, बिल्कुल उस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से रवीश कुमार की वजह से चैनल खरीदना पड़ा। ये एक अजीब मजाक, एक बहुत बड़ा मजाक है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया उन्हें चैनल से निकालने के लिए। इसी तरह से और बहुत से पत्रकारों की मिसालें हैं। तो उस 22 महीने के 2 हफ्ते सख्त थे, यहां तो तकरीबन 8-9 साल में हमने इतने वाकयात देख लिए कि अब तो नाम भी याद नहीं रहते। इस सिचुएशन को क्या आप बड़ी इमरजेंसी, बल्कि मैं तो एक चीज और सोच रहा था, गौर कर रहा था कि ये लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं या जिनको इंटरोगेट किया जा रहा है या जो जिनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, अब क्या ऐसी हालत हो गई है कि अब ये कोई तकलीफ की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के एक तरह से ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे बहुत खूबसूरत शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये फ्रीडम डिफेंडर्स हैं, हैं? जी इनको तमगा मिलना चाहिए, और आपको भी, आप सब लोग फ्रीडम डिफेंडर हो। हम्म, अपनी नहीं फ्रीडम, सबों की फ्रीडम है, क्योंकि वो भी क्या फ्रीडम है, हम फ्री हैं, बाकी लोग, जैसे हम कब्रिस्तान में जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, बाकी सब मुर्दे दफनाए गए हुए हैं। हम्म, कब्रिस्तान की सैर कोई सैर नहीं होती है। तो आप लोग फ्रीडम के डिफेंडर्स हो, लड़ रहे हो, क्योंकि फ्रीडम के बहुत डिफरेंट फेसेस हैं। सांस लेना है, बोलना है, सुनने की आपको आजादी होनी चाहिए, सिर्फ आपके मन की बात नहीं, बाकी के मन की बात भी, उनको भी बोलने दें। घूमने की आजादी होनी चाहिए, समझने की आजादी होनी चाहिए। वो आजादियां हमसे छिन जाती हैं। एजुकेशन में क्या पढ़ेंगे आप? भूत प्रेत की बातें पढ़ेंगे, किससे कहानियां पढ़ेंगे, या विज्ञान पढ़ेंगे? उसकी आजादी होनी चाहिए। आजादी होनी चाहिए विज्ञान पढ़ने की, आजादी होनी चाहिए एमबीबीएस करने की, आयुष करने की नहीं। जी जी। ये अच्छा जो अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी 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 आज ही किसी से बात हो रही थी, बहुत अच्छे बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनका कहना था कि देखिए, मैंने एक पत्रकार से पूछा, जाहिर है गोदी मीडिया के पत्रकार से, कि भाई आप जो जॉब करते हो वो किस लिए करते हो? तो उसने बहुत सादा सा जवाब दिया कि हम अपने घर चलाने के लिए, बच्चों की जिंदगी चलाने के लिए करते हैं। पेट के लिए करते हैं। हाँ, पेट के लिए करते हैं। लेकिन इस सवाल करने वाले ने दूसरा सवाल फिर ये किया कि अगर आप जो काम कर रहे हो, आप ही के बच्चों का फ्यूचर जो है वो अंधकार में हो जाए, तो आप तो अपने बच्चों का ही फ्यूचर तबाह करने का काम एक अंजाम दे रहे हैं। तो वो उसको समझ नहीं पाया। लेकिन आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, जो ये गोदी मीडिया, और एक बहुत बड़े गोदी मीडिया के एंकर का पिछले दिनों क्या हाल हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर से एक सवाल कर दिया तो उसने भी जब आप जेल में गए थे तो आपको कैसा लगा होगा, इस किस्म का जवाब, यानी वो जो पूरी एक तरह से जिंदगी निछावर कर दी मोदी जी पर, उनके मंत्री ने फौरन उन्हें जेल याद दिला दी। तो क्या है, किस तरह से ये पत्रकार किस तरह से सोचें, रिकंसिडर करने के लिए आप क्या मशवरा देंगे ऐसे पत्रकारों को? ये तो मैं कहूंगा कि मंत्री और वो पत्रकार जो घूस देना मांगता था, प्रेशराइज करना मांगता था, दोनों को जेल में होना चाहिए। अच्छी इनकी दोस्ती वहां पे बनी। देखिए, पेट के लिए बहुत लोग काम करते हैं, उनमें तब भी उनके लिए कहीं पर
एक लिमिट होता है, उसके आगे नहीं जाएंगे। चाहे वो कसाई भी हो, करता हो, उसको पता है कहाँ तक जा सकते हैं। इंसान का कत्ल नहीं करेंगे वो कि कीमे में इंसान को भी जोक दो। टीचर है, कितना भी बेवकूफ़ी की बात सिखा रहा हो, मगर अपने बच्चों को, ज़्यादातर एक दो औरतों को छोड़कर, बच्चों को गाली नहीं सिखाएगा, कास्टिज्म नहीं सिखाएगा। वो जानता है कि कहाँ तक मैं पैसे के लिए कर सकता हूँ, और उसके आगे बढ़ना खुदा के खिलाफ जुर्म है, जो भी उसका खुदा हो। ईसा मसीह हो, प्रॉफिट हो, कोई भी प्रॉफिट तो खुदा नहीं थे, खुदा के प्रॉफिट थे वो, जो हिंदू खुदा है, किसी के भी, उसको पता है कि एक बड़ी ताकत के आंखों में ये जुर्म माना जाएगा, तो वो नहीं करता। केमिस्ट, साइंटिस्ट जिन्होंने एटम बम बनाया था, उन्होंने किताबें लिखी है कि कितना द्वंद्व था उनके मन में। उनको पता था कि उनके हथियारों से लोग मरेंगे। नोबेल को पता था कि मैं जो बारूद बनाता हूँ, इसके अच्छे काम भी हो सकते हैं, चट्टाने तोड़ के आप सड़क भी बना सकते हैं, खदान बना सकते हैं, इसके बुरे भी हो सकते हैं, इसमें बंदूक और तोप भी चलती है। उन्होंने पीस के लिए एक प्राइज रखा, शांति के लिए, कि साइंस का काम शांति के लिए हो। जिन्होंने एटम बम बनाए थे, उन्होंने कहा कि हम तो मौत के देवता बन गए। उनके मन में अपने आप से घृणा होने लगी थी। और मेरा ख्याल है, मैं जानता नहीं, मगर ये सारे जो लोग हैं चैनल के, गोदी चैनल्स के एंकर, कहीं ना कहीं अगर उनको आप अकेले में मिलें, तो उनकी आंख में आपको थोड़ी सी शर्म की झलक दिखाई देगी। एक सेकंड के लिए भी उनके मुंह पर, उनकी आंखों पर ऐसा चले जाएगा कि है तो सही कुछ बात है, क्योंकि आपसे वो नजर नहीं मिला पाएंगे ना, आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे वो। तो उनके मन में भी, मैंने देखा है बड़े बड़े पुलिस वालों को भी, वो कर रहे हैं अपना काम, वर्दी का काम, झंडा बरसा रहे हैं, मगर तब भी एक बार जाके हाथ रुक जाता है। बहुत ही जो एकदम टोटली बिक गया हो, जैसे पुलिस वाला जिसने अपने अफसर को मारा और 4 मुसलमानों को मार दिया, चुन चुन के। उसके पड़ोस के हिंदू को नहीं मारा, गलती से नहीं मारा, नाम पूछ के मारा, दाढ़ी देख के मारा। तो ये जिनका मन टोटली व्हाइट वॉश हो चुका है, बदल चुका है, उनको छोड़ के, ये है गुनहगार के मन में भी थोड़ा सा रहा है। मेरा ख्याल है सिर्फ 3 4 5 आदमी होंगे हिंदुस्तान में जिनको शर्म नहीं आती। मोदी जी, अमित शाह और उनके जो गुर्गे हैं, उनको मेरा ख्याल है कतई शर्म नहीं आ रही है। करोड़ों रुपया जा रहा है। अभी G20 में कितना खर्च किया, उसके बाद क्या हुआ? सारे पौधे मर गए। तो ये छोटी सी बात है, सारे पौधे मर गए, मगर ये कहना भी बड़ी बात है कि सारे पौधे, कितने पौधे थे? लाखों की तादाद में आए थे, करोड़ों रुपया खर्च हुआ था 24 घंटे के अंदर। तो अच्छा, आपने आपने पौधे की बात की, मैं भी, मेरे जहन में भी एक सवाल घूम रहा था जब आप ये बात कह रहे थे। देखिए, जब कोई आंधी तूफान आता है, बहुत से दरख्त, बहुत से पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ लचीले पेड़ जो नीचे गिरते हैं, वो फिर थोड़ी सी भी हवा उन्हें लगती है सही, तो वो सीधे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो अब सियासी हालात मुल्क के बनते जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस का बनना, और अभी नीतीश कुमार के जरिए जो कास्ट बेस्ड सेंसस सामने आया, वो, इस किस्म के जितने भी वाकयात हो रहे हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो पौधे फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर पत्रकार अपना काम ठीक से कर पाएगा? आपको क्या लगता है, जो जो आपके तजुर्बात हैं उसकी रोशनी में आप क्या कहना चाहेंगे? कल रात से ही या कल सुबह से मोदी जी तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि कास्ट बेस का क्या सबक आया? पहले मुसलमान वहां पे ताकतवर में है, मुसलमानों की पॉलिटिकल प्राइड फिर जग गई, यादवों की जग गई। अपर कास्ट ढूंढ रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, अब शोखी शेखी मार रहे थे, अपनी फौज है, अपनी बैंक है, उसकी शेखी को पता लगा कि तो चलेगी नहीं। यहाँ पर कांप रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठाकुर साहब जो है वहां के योगी जी
कांप रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी कुछ कुवत ही नहीं है, औकात ही नहीं है वहां पर। तो उसके ऊपर इस जो नया अफर्मेशन है, नई शक्ति नहीं है, ये तो पहले भी था, ये अफर्मेशन है, उसके ऊपर जो धूल जम गई थी उसको हटा दिया गया, आ गया, वो अनाउंस हो गया। सबसे पहला तो उसका प्रेशर है कि भैया आप दम है तो पूरे देश में करिए ना, क्यों नहीं कर रहे? हम मांगते हैं हर प्रांत में कास्ट हो। हम ये भी अच्छा मानते अच्छा हैं अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा, एक चीज, हाँ कास्ट का संख्या ढूंढना बहुत जरूरी है। अंत में तो लड़ाई यही है, कास्ट बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए, जी जी जी, ताकि कोई अछूत अपने आप को अछूत ना कहे, कोई अपने आप को सवर्ण ना कहे, सबों का एक ही रंग हो। अच्छा जॉन दयाल साहब, एक बात देखिए, शायद ये थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल हो, लेकिन एक नैरेटिव है, एक सोच है। हम जब विदेशों में जाते हैं तो हमने बहुत बार ये सुना कि आमतौर पर, देखिए मैं इसको चैनल पर इसलिए कह रहा हूं कि एक नैरेटिव है दुनिया में, वो ये कि हिंदू और ज्यूज ये एक किस्म के लोग हैं, बहुत बड़े जालिम हैं वगैरह वगैरह। तो हम उनके लिए उनके साथ कभी एग्री नहीं करते थे। हमें यह लगता था कि यह पाकिस्तानियों की तरफ से चलाया गया प्रोपेगेंडा है, दुनिया भर में जो सुनने को मिलता है। लेकिन अब जिस तरह के बिहार के ये आंकड़े सामने आए, जिसमें अपर कास्ट तकरीबन 12-15% या जो भी है वो सामने आई, क्या जिस तरह से अमेरिका में ज्यूज 3% पूरे मुल्क को कंट्रोल करते हैं, मीडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बहुत से वो असरदार इदारे, क्या भारत में भी ये अपर कास्ट उसी तरह की हालत है जैसे ज्यूज अमेरिका में है? ये तादाद अगर खुल के आएगी तो क्या तकरीबन आप उसी तरह से कोई नतीजा निकालेंगे? मैं ज्यूस से किसी की तुलना नहीं करना मांगता, क्योंकि 60 लाख उनके लोग आर्यन नरेश श्री एडोल्फ हिटलर जी महाराज ने कत्ल कर दिए थे। ये जो ज्यूज हैं सरकारी बल्कि मैं जायनिस्ट कहना चाहूंगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जायनिस्ट जो लोग हैं, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इजराइल में हो, और वो है ही, उनका जब गरज होती है किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, और जब गरज खत्म हो जाती है तो वो कहते हैं हम ही खुदा की अकेली औलाद है और कोई है ही नहीं। और यही अपर कास्ट का है कि हम ही ईश्वर की इकलौती औलाद है, उनके मस्तिष्क से निकले हैं, उनके चौड़ी सीने से निकले हैं, बाकी आप लोग सब गैरत के हो, कोई पाँव से, कोई। तकरीबन इसी तरह की बात मोदी जी ने कही है कि आई एम द चूजन वन। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट मोदी जी का आया है। वो तो अगर पाकिस्तान में होते या इजराइल में भी होते तो इनके ऊपर ब्लास्फेमी का जुर्म हो जाता, कि अपने आप को आप प्रॉफिट कह रहे हो, अपने आप को आई एम द चोजन वन, तो जीसस का वर्ड वाक्य है, ये ब्लास्फेमी कर रहे हैं। वहां पे तो इनके खिलाफ ब्लास्फेमी का, और जिसकी सजा कैद नहीं है, आ जाता। तो यहाँ पर आप कह दो और लोगों को, बेचारों को समझ में ना आए, आई एम द चोजन वन। एक तरीके से हम सब खुदा के चोजन वन है, उसकी मर्जी के बिना हम पैदा नहीं होते। मगर कब कहते हैं कि आई एम द चोजन वन, तो है कि आपका राज्याभिषेक आसमान से उड़ती हुई कोई फाख्ता आई और आपका राज्याभिषेक करके चली गई। दिस इज माई चोजन सन इन होम आई एम वेल प्लीज्ड, बाइबल का वाक्य है। एक जगह आप मुसलमानों को, ईसाइयों को कत्ल कर रहे हो, और दूसरी जगह उन्हीं की कलाम से आप वाक्य ले रहे हो, उन्हीं के कलाम से। आप हमारे अहले किताब नहीं हो और हमारी किताब को चुरा रहे हो, ये तो जाती हो गई भाई साहब। जी 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 जी। तो बहरहाल ये एक सवाल जहन में आता है कि ये 10% या 15% जो लोग हैं। मैं भी मजाक नहीं कर रहा था। हाँ, ये जो कह रहे थे ये कि किस तरह है अपने आप को खुदा का ब्लेस्ड कहते हैं, कि इनका राज्याभिषेक ईश्वर ने किया है, इंसानों से, वोटिंग मशीन से इनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब ये हार जाएंगे तब, जैसे मोरारजी देसाई का मैंने इंटरव्यू किया था, एक अकेले कमरे में सामान उनका हट रहा था, प्रधानमंत्री की पोस्ट से हट चुके थे कुछ घंटे पहले, उनका मुंह देखने के खिलाफ था,
वो भी गुजराती थे, बड़ी शान से चलते थे, नाक में दम कर रखा था उन्होंने देश का। हार गए तो दुम दबा के रहे बाकी। जी जी जी। नहीं, मोदी जी का भी एक वीडियो पिछले दिनों आया था सामने, जिसमें कहा था कि मुझे अंदाज है कि मेरा बाद में क्या कुछ होगा और मैं तो हाथ पैर चलते चलते ही इस दुनिया से जाना चाहता हूं। इस किस्म का वीडियो उनका आ चुका है, तो कहीं नाउम्मीदी का इशारा उनकी तरफ से आने लगा है। या वो एक लाचारी का शक्ल दिखा के उन लोगों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं जो शायद वो कह रहे बेचारा इतना मत सताओ उसको, है ना। मैं अगले साल इनको निकालना है और इसमें मेरे को कोई, तो इस मामले में तो मैं टोटली बायस्ड पत्रकार हूँ। जी जी जी। वो पत्रकार जिसने कभी बलात्कारी का इंटरव्यू नहीं किया, हमेशा महिला के खिलाफ जिसने कार्य किया था उसकी खिलाफत की, और महिला की तरफ हमने उसको अपना पर्दा किया और उसके साथ जो भी कर सकते थे हम उसकी भलाई के लिए काम किया, उसके बारे में लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने कहा कि मैं इनके बारे में बायस पत्रकार हूं। तकरीबन उसी तरह की एक बात संपत सरल, एक वो हैं कवि हैं हिंदी के, सटायर वाले, वो अक्सर कहते हैं कि मुझसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि साहब आप सरकार के खिलाफ ही बोलते रहते हैं, आप कुछ बराबर कर लिया कीजिए। तो वो ये जवाब देते हैं ऐसे सवाल करने वालों को कि बाकी सब लोग उधर की बोल रहे हैं, मैं बराबर करने के लिए ये बोल रहा हूं। तो आप बायस नहीं है, बराबर करने के लिए बोल रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि देखिए, इतने लंबे तजुर्बात को समेटते हुए हमने जॉन दयाल साहब से इंफॉर्मेशन हासिल की, जिसमें इमरजेंसी का कंपैरिजन भी सामने आ गया, और जो ये मीडिया के लोग हैं, जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। वो पर्सनल लेवल पर शर्मिंदा हैं और शर्मिंदगी का एहसास उनके चेहरों पर नजर आता है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर सरकार बदलने के बाद इन नफरत फैलाने वालों का क्या अंजाम होगा, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।